हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज आपका एग्ज़ाम है। सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। आपके पहले 1 to 20 क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, इसी को लेकर, क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर कर पाना एमसीक्यू की तरह पॉसिबल नहीं होता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे देंगे और उसके बाद आपको समझा दिया जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट ऐसे समझाया जाएगा कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं तो आपको वो आसानी से याद रहेगा। बट आप प्लीज़ अगर वीडियो को देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, बिकॉज किसी की मेहनत को आप ऐसे ज़ाया नहीं करें। ठीक है, आप ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट 1 सेशन। ठीक है, जो कि है आपका कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड एजुकेशंस। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रियम्बल क्या है। ठीक है, आर्टिकल्स डिफरेंट क्या हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स में क्या स्टेटमेंट दी गई हैं। ठीक है, तो आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम एक तरीके से आप समझिए इसको कि ये पॉलिटी टाइप का क्वेश्चन बुक है। ठीक है, पॉलिटी टाइप का ये सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 से। ठीक है, ए डैश इज अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी कि मैम हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में ही पॉसिबल है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको हिंदी में भी बोलूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। एक तरीके से आप समझिए कि इंग्लिश से समझाऊंगी मैं आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही। बट जो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ दिख रहा है यह आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 है आपका, ए डैश इज अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री फंक्शंस। ठीक है, एक क्या है, ये फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे कंट्री की गवर्नमेंट है वो फंक्शन करती है, यानी कि हमारे यहाँ की जो सरकार है वो किस रूल रेगुलेशन से काम करती है। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा है। प्रियम्बल मीन्स प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स संविधान, लिबर्टी एंड सोवरियन। ठीक है, सो आपका आंसर क्या जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है संविधान। संविधान क्या होता है, ये पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का एक रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है, पब्लिक उसको फॉलो करती है। इवन गवर्नमेंट को क्या क्या लॉ बनानी है, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो लॉ बना सकता है, ये सब चीज़ें कहाँ पर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशंस में। और उसी कॉन्स्टिट्यूशंस के ही अकॉर्डिंग जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो रन करती है, सारे कार्य करती है, सारे फंक्शन करती है। सो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, सोवरियन मीन्स, सोवरियन का मतलब क्या होता है, फ्री टू टेक ओन डिसीजन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक। ठीक है, सोवरियन का मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या होता है। तो सोवरियन का मतलब होता है कि आप फ्री हैं, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ठीक है, कोई पर आप पर बाउंडेशन नहीं है, आप अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, Which of the following word was not written in the preamble of Indian Constitution initially? जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना था, ठीक है, उस टाइम की बात हो रहा है कि हमारे प्रियम्बल में से, इसमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या नहीं लिखा था। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं सोवरियन तो ये लिखा हुआ था, सोशलिस्ट, रिपब्लिकन, ठीक है, या बोथ ए एंड सी। तो क्या लिखा हुआ था, सोवरियन लिखा हुआ था, रिपब्लिकन लिखा हुआ था, ठीक है, और सेकुलर लिखा था, डेमोक्रेटिक लिखा था, सभी लिखा था, बट वहाँ पर सोशलिस्ट नहीं लिखा था। यानी कि जब इनिशियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जब बना था मूल रूप से, उस टाइम पर उसमें सामाजिक तत्व ऐड नहीं किया गया था, सोशलिस्ट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, सो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, Which of the following is not written in the preamble of the Indian Constitution? इसमें से जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रस्तावना है, इन ऑप्शन में से क्या नहीं लिखा हुआ है उसमें। सोवरियन तो ये लिखा हुआ है, सोशलिस्ट ये लिखा हुआ है, रिपब्लिकन ये लिखा हुआ है, तो क्या नहीं लिखा हुआ है, इंडियंस नहीं लिखा हुआ है। जो हमारा प्रियम्बल कहता है वो क्या कहता है, बी, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें लिखी हुई, बट वहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ, इंडियन नहीं लिखा हुआ, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच आर्टिकल स्टेट दैट प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, जो 6 ईयर से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि उनकी केयरिंग करना उन बच्चों की, और द स्टेट सेल इंडिवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई हैं कि ऐसा किस आर्टिकल में प्रोविज़न दिया गया है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि जो 6 साल से कम बच्चे हैं उनको केयर किए जाए, ठीक है, और जो 6 साल से अंदर के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी केयरिंग और एजुकेशन का पूरा ध्यान रखा जाए। ये किस में कहा गया, आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 46 में या आर्टिकल 30 में। तो ये किस में कहा गया आपको, आर्टिकल 45 में कहा गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड द प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहले किस कमीशन ने डिसेंट्रलाइज किया था प्राइमरी एजुकेशन को। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास हंटर कमीशन, मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन या सैडलर कमीशन। तो किसने डिसेंट्रलाइज किया था प्राइमरी एजुकेशन को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन ने जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको क्या किया था, उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया था, अकेंद्रीकरण कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी आपने नाम सुना है, तो ये यूजीसी का पूछा जा रहा है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन था। प्रोफेसर DS कोठारी, मिस्टर JP कमिश्नर, प्रोफेसर SS भटनागर और प्रोफेसर S पाल। ठीक है, तो कौन थे, प्रोफेसर SS भटनागर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने कौन कौन से प्रोग्राम को रिकमेंड किया था, किसके लिए, टू लिंक एजुकेशन विद प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़ने के लिए कोठारी कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, क्या प्रोग्राम उन्होंने सजेस्ट किया था। ऑप्शन है आपके पास वोकेशनलाइजेशन, साइंस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ दीज। तो कोठारी कमीशन ने इन सभी प्रोग्राम्स को सजेस्ट किया था एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करने के लिए। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इट प्रोवाइड्स फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो फ्रीडम की बात की गई है वो आर्टिकल नंबर आपका 28 है। ठीक है, 25, 26, 27, 28 ये टोटल 4 हैं जिसमें आपके फ्रीडम की बात की गई है। फ्रीडम आपका है, इक्वलिटी की बात की गई है कहाँ पर, 14 से लेकर 18 तक में, और फ्रीडम की बात की गई है किसमें, आपका 28, 29, 30 ये सभी हैं, सॉरी 26, 27, 28। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किसकी बात की गई है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात की गई है और रिलीजियस वर्शिप की बात की गई है कि आपको ये फ्रीडम है किसके लिए, एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की और रिलीजियस वर्शिप की बात की गई है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप इसको अटेंड कर सकते हैं, ये आपको फ्री है, फ्रीडम है, आपको स्वतंत्रता है इस चीज़ की। तो ये किस में कहा गया, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 30 में, 28 में, 27 में, तो ये कहा गया आर्टिकल 29 में। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डैश आर्टिकल रिलेट टू द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 351 में। तो इसको याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस ऑफ एजुकेशन की बात की गई है कि कौन कौन से हैं। सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है या ऑल ऑफ दीज होता है। तो स्टेटस ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं अगर हम भारतीय संविधान में, तो ये तीनों होता है, केंद्र, राज्य और संघ। ठीक है, तीनों ही सूचियाँ होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल
इम्पोर्टेंस, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत जो हमारा मोनूमेंट है, पुरानी इमारतें हैं, प्लेस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंस दी गई है कि इन हम पुरानी धरोहरों को हमें क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 47, 45, 44, 50, ठीक है। इसमें 44 की जगह पर ये 49 होना था, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 49 में, ठीक है। तो आर्टिकल 49 में कहा गया है, 49 में कहा गया है कि हमें अपने पुरानी धरोहरों की क्या करना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, बट इसको आप 49 कर लेंगे, ठीक है, आर्टिकल 49। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हु फॉट टू एबॉलिश द इनइक्वालिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेटस इन सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली डिप्राइव्ड मेंबर्स, ठीक है। इसमें बात किया गया है कि किसने लड़ाई करी थी, फॉट करी थी, ठीक है, किस चीज़ को एबॉलिश करने के लिए, जो इनइक्वालिटीज़ है उसको एबॉलिश करने के लिए, जो हमारे सोसाइटी में, कल्चर में, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, हर जगह जो लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए किसने लड़ाई लड़ी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वाल्मीकि जी ने, विश्वकर्मा जी ने, ऑल ऑफ दीज ने। तो सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही जो SC ST थे, अदर बैकवर्ड कास्ट थे, हैंडीकैप थे, माइनॉरिटीज़ थे, ठीक है, तो इनको क्या किया, इनके हक के लिए, इनको एक इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए ही इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको अपॉर्चुनिटी किस इक्वालिटी किस आर्टिकल के थ्रू मिली थी? 29, 28, 45 या 30? तो यह आपको मिली थी आर्टिकल 29 के थ्रू, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ NPE। NPE का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो इसको याद रखना है आपको। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE का फुल फॉर्म है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है, Which of the following is not the goal of NPE? NPE का इनमें से गोल क्या नहीं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। सो ऑप्शन है आपके पास, इक्वालिटी ऑफ SC एंड ST पीपल विद नॉन SC एंड ST ग्रुप ऑल लेवल ऑफ एजुकेशंस। तो एजुकेशंस में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशंस, ये एजुकेशंस को लेकर ही गोल बनाया गया है। तो आपने क्या देखना है कि हर एक ऑप्शंस में एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो एजुकेशन से हैं इक्वालिटी के लिए, तो ये तो बनाया है, गोल है इनका, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, ये भी इनका गोल है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, टीचर्स की रिक्रूटमेंट करनी है। प्रायोरिटी विल बी अकॉर्डेड टू ओपनिंग प्राइमरी स्कूल इन ट्राइबल एरियाज, ठीक है। तो ये सभी NPE का गोल है। बट रिमूव द करप्शंस फ्रॉम द कंट्री एंड स्ट्रेंथन द इकोनॉमी, ठीक है, करप्शंस को हटाना है और इकोनॉमी को बढ़ाना है कंट्री से, ये NPE का गोल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपसे पूछा गया है नॉट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हिच ईयर वाज सेलिब्रेटेड एज द वुमेन्स एम्पावरमेंट ईयर? वुमेन्स एम्पावरमेंट ईयर किस साल सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था? तो वो है आपका 2001, यानी कि 2001 में वुमेन्स एम्पावरमेंट ईयर मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर फॉर इम्प्रूविंग द लिटरेसी लेवल ऑफ वुमेन इन इंडिया? जो औरतें हैं, ठीक है, तो किस तरीके से इनके लिटरेसी लेवल को, यानी कि जो साक्षरता दर है उसको किस हिसाब से बढ़ाया जा सकता है? सोशल वेलफेयर मेजर, तो इससे किया जा सकता है, ठीक है। सोशल एजुकेशन फॉर एडल्ट वुमेन, जो एडल्ट वुमेन है जो पढ़ाई नहीं कर सकी हैं, ठीक है, उनको इस एज में भी पढ़ाया जाए। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट सीनियर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, तो 12th तक, सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक भी गर्ल्स को पढ़ाई करवाई जाए। तो ये सभी है जो लिटरेसी लेवल उठाता है किसका, वुमेन्स का, इंडिया में। सो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच इज इक्विटी? इक्विटी क्या है? तो इक्विटी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, यानी कि जहाँ पर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, बायसनेस ना हो, ठीक है, आप बिना बायस हुए ही आप डिसीजन लें, तो ये होता है इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, फ्रीडम फ्रॉम बायस और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, स्कॉलरशिप टू ओनली SC एंड ST। तो देखो ओनली लग गया SC ST, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पर फ्रीडम नहीं है इक्विटी की, है ना। प्रमोटिंग माइनॉरिटी ग्रुप, तो यहाँ पर भी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पर फोकस करना, तो ये इक्विटी नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर की बात की जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम बायस और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। सो ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्टिकल 339 स्टेट्स दैट, जो आर्टिकल 339 है उसका क्या कथन है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ एसटी, अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन, द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ एसटी। ठीक है, सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके ऊपर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल्स आपके रह गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं, तो सब बनाए नहीं जा सकते हैं एज MCQ। ठीक है, तो आपको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ना कॉन्सेप्ट। एक सर क्या बोलते हैं MCQ में वो है। ठीक है, तो होता क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, लिखित डॉक्यूमेंट्स होता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसमें रूल और रेगुलेशंस लिखे होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग कंट्री को और कंट्री के पीपल्स को और कंट्री की गवर्नमेंट को काम करना होता है। ठीक है, तो एक तरीके से सारे रूल रेगुलेशंस किस में लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में, संविधान में लिखे हुए हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रियम्बल में आपको प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो ये आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं, सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। ठीक है, justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nations. In our constitutions assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions। इसका मतलब होता है कि हमें अपने देश में, ठीक है, एकता, बंधुता, भाईचारा, ठीक है, और गणतंत्र, ये सब चीज़ों की भावना रखनी है, एक दूसरे को न्याय दिलाना है। ठीक है, सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। सबको अपनी थॉट अभिव्यक्ति करने की छूट होनी चाहिए। ठीक है, सबकी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलना चाहिए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस रेडी हुआ था वो कब हुआ था, आपको ये डेट भी याद रखना है, 26 नवंबर, ठीक है, 1949। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कब बना था, तो वो 26 नवंबर 1949 को बना था। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्ट कब हुआ, यानी कि कब से वो लागू हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 से। दोनों ही पॉइंट याद रखना आप। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ है, और बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। सो ये आपको पॉइंट्स याद हो गया होगा। नाउ अब राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात कर लेते हैं। RTE किस में दिया हुआ है, RTE आपको दिया है आर्टिकल 21 में, और ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत ये आर्टिकल ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 21। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि सभी को इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं, RTE कहता है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, ये है RTE एक्ट 21 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, 21A। ठीक है, आर्टिकल 45 ये आपको मैंने बता दिया है, आपके उसमें दिया हुआ है MCQ में। नाउ आर्टिकल 51 याद रखना है आपको। आर्टिकल 51K है, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी आपने देखा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये है 21A में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 21A में है कि मिलनी चाहिए, बट 51A है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें पेरेंट्स वर्ड आएगा कि ये माता पिता का, गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन जरूर दिलाएं, एजुकेशन जरूर दिलाएं। ठीक है, तो ये आता है आपका मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, 51A में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद जो एक पॉइंट याद रखना है आपको, इंडियन एजुकेशन कमीशन IEC कब बिल्ट हुआ था, तो ये याद रखना है आपको 14 जुलाई 1964 को, 16 जुलाई 1964 को इंडियन एजुकेशन कमीशन हमारा एक्ट में आया था, यानी कि ये इनेक्टेड हुआ था 14 जुलाई 1964 को। ठीक है,
नाउ आपको याद रखना है कि जो कोठारी कमीशंस है इसने 4 एम्स एजुकेशन को लेकर आइडेंटिफाई किया था। पहला था कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, दूसरा था कि सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करना है, तीसरा एसिलरेट टू प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशंस और कल्टिवेट सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये सब था किसका, कोठारी कमीशंस का एजुकेशन को लेकर एम। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू एजुकेशन। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ये सारे ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 28 है, इसमें रिलीजियस की बात होगी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फ्रीडम है अपने रिलीजियस को लेकर कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम है 28 में। 29 में क्या बोला गया, आपको इक्वालिटी मिली है किसका, ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इट्स प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी शैक्षिक संस्थान है वहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 30 में आपका क्या है, इट एक्सेप्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश। देखो जहाँ पर माइनॉरिटी की बात आती है ये याद रखना आपको, माइनॉरिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपको 30 याद रखना है। 30 में माइनॉरिटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट याद रखना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है 29 में। कैसे याद रखना है, इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं ना, यहाँ पर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई, यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 45 आपको बता ही दिया गया है कि जो 6 ईयर तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 46 में कहा गया है, किसकी बात हुई है, स्पेशल केयर टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशंस एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो 46 में ज़्यादातर ध्यान दिया गया SC ST एंड वीकर सेक्शंस के एजुकेशंस को लेकर और उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आर्टिकल 337 में दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है किसके रिस्पेक्ट में, एजुकेशनल ग्रांट फॉर बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर्टिकल 337 में आता है। इट रिलेट टू फैसिलिटेट फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। तो जो प्राथमिक स्टेज होता है उसमें मदर टंग में पढ़ाई कराई जाए, ठीक है, ये फैसिलिटी दी जाए बच्चों को, ये दिया है 350A में, ठीक है। और हिंदी लैंग्वेज किस में बताया गया है आपको, 351 आर्टिकल में। और 350B में आपको क्या बताया गया है, इट प्रोवाइड फॉर अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में स्पेशल ऑफिसर प्रोवाइड कराया गया 300B में। और 300A में क्या है, मदर टंग को प्राथमिक स्टेज पर पढ़ाने के लिए बोला गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके। फिर आता है एजुकेशनल ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं संघ सूची, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। 42वां अमेंडमेंट जब हुआ था, कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसमें बहुत सारा चेंजेज आया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, स्टेटस ऑफ एजुकेशंस। तो स्टेटस ऑफ एजुकेशंस 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं इसके लिए। कौन कौन सी, सेंट्रल लिस्ट जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय सूची, ठीक है। तो केंद्रीय सूची का मेन काम क्या होता है, जो केंद्र के रिगार्डिंग होता है, जैसे यूनियन एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर किसके लिए, रिसर्च सेंटर फॉर स्पेशल स्टडीज, साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर, प्रोफेशनल वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। तो ये सब किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सेंट्रल लिस्ट में दिया हुआ है। स्टेट का जो है वो ये होता है कि वो अपने स्टेट में सोशल और इकोनॉमिक राइट्स को अच्छे से उसके प्रिंसिपल को फॉलो करवाए। उसमें क्या क्या था, राइट टू वर्क, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज 14, राइट टू इक्वल वेजेज फॉर इक्वल वर्क, ऑन राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड, ठीक है। मतलब सबको कार्य में इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट होनी चाहिए। 14 साल तक के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए और सबको इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी देनी चाहिए। ये सब है आपका स्टेट वाले में, ठीक है, यानी कि स्टेट लिस्ट में ना। हम बात कर लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन की। तो इसमें क्या क्या है, ये यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड एजुकेशन फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन फॉर बेटर डिसिप्लिन, प्रॉपर बेटर एंड यूटिलाइजेशन फंड है यहाँ पर, क्वालिटी लीडरशिप फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज, क्रिएटिंग इक्वलाइजेशन सोसाइटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ दी हुई हैं, इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एक बार एग्जाम में बैठने से पहले प्रियम्बल आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बीकर सेक्शंस के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ही फॉट करी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थी बीकर सेक्शंस में, ठीक है।
तो इन्होंने फेस किया था उस चीज़ को, तो इन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा ही लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो ये सोसाइटीज़ कौन कौन सी हैं जिनको इन्होंने बहुत ऊपर रखा, जिसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ही फॉट किया है, वो है SC एंड ST, OBC, हैंडीकैप्ड एंड माइनॉरिटीज़। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि स्टेट पॉलिसी क्या थी, जो स्टेट लिस्ट थी उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नाउ राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशंस इक्वल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो माइनॉरिटीज़ वाला आपका किस में था, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 30 में था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अंडर आर्टिकल 29 प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ठीक है, इसमें क्या था, प्रोटेक्शंस था ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है आर्टिकल 29 के अंदर, और आर्टिकल 30 के अंदर राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, यानी कि जो माइनॉरिटी होते हैं उनको इतना अधिकार है कि वो अपना खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शैक्षिक संस्थान वो बना सकते हैं, ये आर्टिकल 30 में है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ठीक है, इसके कुछ गोल्स थे, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज टू बी मेड अप्लीकेबल फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड। ठीक है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, दूसरा क्या था, रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर फ्रॉम SC कास्ट से भी टीचर का रिक्वायरमेंट, ये इसका गोल था। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर SC स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक है, जो SC स्टूडेंट थे उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, हॉस्टल प्रोवाइड कराना। लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, फाइंडिंग न्यू मेथड टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये कुछ गोल थे इनके। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि गोल क्या नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ये बार बार मैं कह रही हूँ तो ये जरूर देखना है आपको। फ्रीडम फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप एट सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 28 में दिया हुआ है ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 25 लिखा है, ये आप देखकर कंफ्यूज नहीं होना आपको, आर्टिकल 28 में ही दिया हुआ है फ्रीडम के लिए। ठीक है, इसके और बात कर लेते हैं अब हम वुमेंस एम्पावरमेंट की। कब ये दिया है, तो ये 2001 में सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है वुमेन एजुकेशंस का, तो बहुत ही ज़्यादा हर तरीके से इंडियन में रोल प्ले करता है वुमेन का बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, तो वुमेन का एजुकेशन होना बहुत ही कंपलसरी, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कुछ कमीशंस हैं, जैसे कोठारी कमीशंस इन्होंने बोला है, डेप्थ न्यूज है, IEC यानी कि इंडियन एजुकेशन कमीशंस, तो इन सभी ने जोर दिया है किस पर, फीमेल पर और चिल्ड्रंस पर एजुकेशंस को लेकर। ठीक है, आर्टिकल 15 याद रखना है, एजुकेशन ऑफ वुमेन। आर्टिकल 15(1) कहता है, वैसे भी आपको आर्टिकल 15 याद रखना है कि किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कोई भी वो, चाहे वो कैसा भी लड़की हो या लड़का हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कास्ट से हो, पब्लिक प्लेस पर आप किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। ठीक है, किस तरीके से लिटरेसी लेवल को बढ़ाया जा सकता है वुमेंस के इंडिया में, तो सोशल वेलफेयर मेजर कर करके, जैसे कि डाउरी, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, मेजर करें उसके, उस तब जाकर अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, सोशल एजुकेशन फॉर एडल्ट वुमेन्स, तो बहुत सारी एडल्ट वुमेन हैं जो एजुकेशन नहीं कर पाती, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, उनको स्किल्स दी जाए, स्विंग की, निटिंग की, हैंड क्राफ्टिंग की। ठीक है, मतलब वो अपनी लिवलीहुड अच्छे से जी सकें। और थर्ड है एजुकेशन ऑफ गर्ल एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, तो उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाए कि वो आगे के एजुकेशन कर सकें। नाउ आता है आपका आर्टिकल 28, 28(1), 28(2), 28(3). ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये तीनों ही आपका रिलीजियस से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आर्टिकल 350 अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से याद रखना है आपको। 351 में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात कही गई है, स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, 351, तो ये कुछ फेमस हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस इतना ही इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।